Hi guys, welcome to the IAS manual. मेरा नाम है अनाहत कलसी एंड इन टुडेज लेक्चर हम करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव मेथड्स. तो हम बेसिकली सेल और जेनेटिक्स वाले सेक्शन में हैं बायोलॉजी के. इसमें हमने सेल देख लिया है, इसमें हमने जेनेटिक्स के बारे में देख लिया है, DNA, RNA, क्रोमोसोम्स. देन वी लुक्ड इनटू सम एडवांसमेंट्स इन जेनेटिक्स. अभी हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जैसे कि आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्लोनिंग, स्टेम सेल्स. तो स्टेम सेल्स को मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया है क्योंकि स्टेम सेल्स जो हैं क्लोनिंग के थ्रू ऑब्टेन किए जा सकते हैं. इसको अभी हम लेक्चर में और देखेंगे. इसके बाद फिर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स पे आएंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर से. तो सबसे पहला रिप्रोडक्टिव मेथड या टेक्निक जो हम देखने वाले हैं दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, जिसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी बोला जाता है. तो अब इसको टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोलते हैं ये भी हमें समझ में आएगा. तो IVF में क्या होता है कि एग्स आर फर्टिलाइज्ड आर्टिफिशियली. तो पहले हम ये देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है. ठीक है, अब ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होता है वो इस तरीके से होता है कि जो आपके गैमीट्स या जर्म सेल्स होते हैं, द एग एंड द स्पर्म. ठीक है, तो जब इनका होता है फर्टिलाइजेशन तो बनता है आपका जायगोट. ये जो इंडिविजुअली होते हैं आपके एग और स्पर्म, इनमें 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, जबकि ह्यूमंस में कंप्लीट होने चाहिए 46 क्रोमोसोम्स क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं. तो ये जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो जाइगोट बनता है आपका, उसमें होते हैं आपके कंप्लीट 46 क्रोमोसोम. फिर उसके बाद जो है आपका माइटोसिस से सेल्स जो हैं डिवाइड होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं आगे और एम्ब्रियो बनाते हैं विच विल लेटर फॉर्म द चाइल्ड. ठीक है, तो ये आपका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है ह्यूमंस का. तो हम देख रहे थे कि टेस्ट ट्यूब बेबी में या IVF में क्या होता है कि एग्स जो होते हैं, द फीमेल गैमीट्स या जर्म सेल्स, इनको फर्टिलाइज किया जाता है विद स्पर्म्स आर्टिफिशियली. तो फर्टिलाइजेशन मदर की बॉडी के बाहर एक पीट्री डिश में, जिसको कि हम टेस्ट ट्यूब भी बोल सकते हैं, वैसे पीट्री डिशेस कुछ इस तरीके से फ्लैट डिश होती है, उनमें होता है. ठीक है, यहाँ पे दिखाई भी गई है. तो फर्टिलाइजेशन जो है मदर की बॉडी के बाहर, आप मान लीजिए कि एक टेस्ट ट्यूब में होता है, तो इसीलिए जो बेबी बॉर्न होता है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं. बट इसके बाद का जो स्टेप है, देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, देन दैट डेवलपिंग एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड टू दी मदर्स फीमेल्स यूट्रस. ठीक है, और जैसे कि आपका एक नॉर्मल बेबी बॉर्न होता है उसी तरीके से ये बेबी भी बॉर्न होता है. ओनली द फर्टिलाइजेशन पार्ट हैपन्स आउटसाइड ऑफ द मदर्स बॉडी. तो ये है आपकी IVF टेक्निक. अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं 3 पेरेंट IVF. ठीक है, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये आया कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सिंगल क्वेश्चन ही हमें समझना है. ठीक है, बट ये रीसेंट ईयर में आया है तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं. तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र यानी कि 3 पेरेंट IVF, तो इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान, ठीक है, जो फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे हटा दिया जाता है. ठीक है, एंड इट्स रिप्लेस्ड विद ए हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग दिस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. तो हम इसका सिंपल आंसर ऐसे कर सकते हैं कि ये जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र है ये ऑफस्प्रिंग में, बेबी में माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ ना हो, प्रिवेंशन हो जाए उनका, उसके लिए यूज़ होता है. ठीक है, हम इसका टेक्निक पूरा देख सकते हैं बट आई फील कि उसकी ज़रूरत है नहीं. ठीक है, बस 3 पेरेंट IVF होता है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र. ठीक है, और ये उसका यूज़ होता है. ठीक है, आगे चलते हैं. अब हमारे क्लोनिंग पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम कवर करेंगे इसमें. ठीक है, तो जहाँ भी ये आपका स्टार मार्क्ड रहता है ना, दैट इज़ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, तो थोड़ा सा, और जब मैं इसके रिवीजन नोट्स भी कराती हूँ, 1 पेज रिवीजन करते हैं हम हर लेक्चर का, तो 1 पेज रिवीजन में आई ट्राई टू मेक श्योर कि जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसको छोड़ दिया जाए एंड जस्ट द फिल्टर्ड
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड बेसिक चीज़ें जो जानने की ज़रूरत है उसको फोकस किया जाए, ताकि क्योंकि लास्ट डेज में जब रिवीजन करना होता है, आपको मैं 800 पेज की किताब दे दूं तो आप उसको रिवाइज ही नहीं कर सकते, तो दैट इज़ नॉट ए गुड स्ट्रैटेजी। आपको चाहिए लास्ट में 20-30 पेजेस में श्रंकन एक सब्जेक्ट, सो दैट यू कैन ईजिली रिवाइज इट, क्योंकि क्वेश्चंस इतने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ओरिएंटेड होते नहीं हैं। ठीक है, आपका 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं पीसीएस के एग्ज़ाम्स में बायोलॉजी से, तो उस तरीके से हम रिवीजन नोट्स को टैकल करते हैं। वापस आते हैं, तो हम पढ़ रहे थे क्लोनिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो क्लोनिंग पे बनता है वो फीचर्स ऑफ क्लोनिंग पे बनता है। ठीक है, क्लोनिंग है क्या बेसिकली। तो जो आपका क्लोन होता है इट इज़ प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली। ठीक है, सबसे पहली चीज़। अब जो आप एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म लोगे, उसके क्लोन्स प्रोड्यूस करोगे, तो वो पेरेंट और जितने भी आप क्लोन्स प्रोड्यूस करते जा रहे हो, दे विल ऑल बी आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, क्लोनिंग का बेसिक फंडा ही यही है कि यू आर प्रोड्यूसिंग एन ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ठीक है, अब इसमें ये जो क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये दीज वर द 3 ऑप्शंस इन अ क्वेश्चन, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये। तो उसमें पूछा गया था कि आइडेंटिकल, इसमें से फॉल्स बताइए, तो आइडेंटिकल ट्विन्स आर क्लोन्स। तो ऐसा नहीं है, आइडेंटिकल ट्विन्स आर नॉट क्लोन्स। ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विन्स क्लोन्स नहीं होते, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद क्लोनिंग के ऊपर जो मेन क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। देखो कि फर्स्ट मैमल जिसे कि क्लोन किया गया वो कौन सा था। ठीक है, तो इट वाज दिस शीप नेम्ड डॉली। ठीक है, तो डॉली को सबसे पहले क्लोन किया गया। ये 1996 में स्कॉटलैंड में किया गया था। फिर उसके बाद शी वाज अलाइव फॉर सम ईयर्स। 2003 में डाइड ऑफ ए लंग डिजीज़। ठीक है, अब इसमें आईवीएफ का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये वन ऑफ द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था कि क्या इसमें आईवीएफ का इस्तेमाल किया गया, तो नो, इसमें क्लोनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। अब कौन सी पर्टिकुलर क्लोनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया वो भी अभी हम पढ़ेंगे, बट थोड़े से और क्लोनिंग के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उस टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद ये बफलो क्लोन्स। तो पहला जो क्लोन्ड बफलो काफ था आपका, ठीक है, हरियाणा इंडिया में इसे प्रोड्यूस किया गया, समरूपा। ठीक है, सेकंड आपका था गरिमा 2, तो इसको आपको याद करना है, समरूपा एंड गरिमा 2। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ट्रांसजेनिक ग्लोइंग पिग्स जो कि ग्रीन है, यहाँ हम देख सकते हैं कैसे दिख रहे हैं, क्वाइट फैसिनेटिंग। तो ग्लो इन द डार्क पिग्स हैं ये। ठीक है, ये किस देश ने प्रोड्यूस किए, तो दे वर प्रोड्यूस्ड इन ताइवान। ठीक है, आप यू कैन लुक अप मोर इमेजेस ऑन गूगल, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। तो ट्रांसजेनिक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वैसे तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग चैप्टर स्टार्ट करते ही ट्रांसजेनिक क्या होता है वो समझेंगे। हमने एक बार पहले भी ये डेफिनेशन कवर की है जब हम सबसे पहला सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी या सब डिविजन्स ऑफ साइंस का चैप्टर कर रहे थे, तब भी हमने देखा ट्रांसजेनिक क्या होता है। तो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म या सेल लगा लो जिसे कि आपने एक फॉरेन डीएनए डाल के उसका जो है जीनोम या उसकी जीन्स में अल्टरेशन किया है। ठीक है, तो उसे हम ट्रांसजेनिक बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके जीन्स को अल्टर किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि ट्रांसजेनिक ग्लोइंग पिग्स। ठीक है, तो हमने देख लिया दिस वाज इन ताइवान। फिर उसके बाद एक ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट क्लोन्ड मैमल कौन से देश में एंड व्हाट वाज ही नेम्ड। तो कैमल का नाम था, डिड आई जस्ट से मैमल बाय मिस्टेक, आई मीन फर्स्ट क्लोन्ड कैमल। ठीक है, तो दैट वाज इंजाज इन यूएई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आ रहे हैं हम टेक्निक के ऊपर। जब मैं आपको पढ़ा रही थी कि फर्स्ट क्लोन्ड मैमल वाज द शीप डॉली, तो मैंने आपको बताया कि हम अभी इसकी टेक्नोलॉजी देखेंगे। तो अब हम आ गए हैं उस टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक पे। तो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, SCNT, इस पे जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर द क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स।
तो इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, हैंस आई हैव केप्ट द डेटा थोड़ा सा डिफरेंट कलर में, ग्रे कलर में, ठीक है, कि आप डिफ्रेंशिएट कर सको रिवीजन करते टाइम। तो पहले इस टेक्निक को समझते हैं। तो देखते हैं, तो हम जो टेक्निक समझ रहे हैं, हमने देखा सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, तो हम ये नाम से ही सब समझ लेंगे, ठीक है। सोमैटिक सेल मतलब कि आपका कोई बॉडी का सेल लिया गया है, ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक बॉडी का सेल, इस तरीके से सेल होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। कह रहा है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, तो आप कैसे पढ़ो इसको, सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर, तो इसका न्यूक्लियस ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है, ये देख लिया हमने। तो इसमें से हमने न्यूक्लियस को कर लिया अलग, अब ट्रांसफ़र करना है इसको, उसके लिए हमने लिया एक एग सेल, ठीक है। अब एग सेल में तो ऑलरेडी न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस को हटाना पड़ेगा, तो हमने इसके न्यूक्लियस को हटा दिया यहाँ से, ठीक है, और हमारे पास डी न्यूक्लिएटेड सेल आ गया। अब यहाँ से हमारे पास न्यूक्लियस आ गया, यहाँ से डी न्यूक्लिएटेड सेल आ गया, तो इन दोनों को हम फ्यूज़ कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया ये फ्यूज्ड सेल, ठीक है। अब ये फ्यूज्ड सेल इज़ फोर्स्ड टू डिवाइड, ठीक है, इसमें सेल डिवीजन होगा, तो क्या होगा कि इसके जैसे, आई विल ड्रॉ हियर, आई विल टेक अनदर कलर, तो इसके जैसे बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे सेल डिवीजन से, ठीक है, जिनमें कि वो ओरिजिनल वाला एग सेल का बाकी पार्ट है, और न्यूक्लियस जो है आपने जो सोमैटिक सेल चूज़ किया था उसमें से आया है। अब इस टेक्निक को यूज़ करके ही हमने जो पढ़ा, द फर्स्ट मैमल दैट वाज क्लोन्ड विच वाज द शीप डॉली, उसको भी इसी टेक्निक से प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब इसके दो यूजेस होते हैं, तो हमने देखा कि क्लोनिंग ऑफ एनिमल के ऊपर तो क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इतनी फेमस जो फर्स्ट मैमल क्लोन हुआ उसमें यूज़ की गई थी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा देखो, एक तो लिखा है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, ठीक है, और एक है थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, तो इसके दो यूजेस हैं, एक तो क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और दूसरा है जब आपको मान लो स्टेम सेल्स चाहिए, सॉरी स्पेल दैट, स्टेम सेल्स रिक्वायर्ड हैं, तो भी आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे वो लिखा हुआ है टिश्यू कल्चर, तो स्टेम सेल्स हम देखेंगे अभी आगे कि ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो बॉडी के किसी भी सेल में जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो वो पहले अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, और फिर कोई भी सेल, मान लो कि आपको कोई डैमेज्ड इंटरनल ऑर्गन से लिवर जो है रीजनरेट करना है, तो आप स्टेम सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम और डिटेल में देखेंगे स्टेम सेल्स को, अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जो SCNT टेक्निक है उसके दो यूजेस हैं, क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स एंड स्टेम सेल्स जनरेशन। तो यही सब डेटा यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया था, फिर हम क्रिएट कर रहे हैं एक एम्ब्रियो बॉडी सेल और एग सेल का इस्तेमाल करके, ठीक है, और ये उसके यूजेस दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। तो आगे चलते हैं, अब आ रहे हैं हम स्टेम सेल्स के टॉपिक पे। तो हमें क्या क्या कंप्लीट करना था रिप्रोडक्टिव मेथड्स में, IVF, क्लोनिंग एंड आपका स्टेम सेल्स, ठीक है। तो हम आ गए हैं थर्ड टॉपिक स्टेम सेल्स पे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है इनकी डेफिनेशन पे, या ये होते क्या हैं उस चीज़ पे। तो स्पेशल ह्यूमन सेल्स हैं, सभी ह्यूमंस में होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, तो ये ऐसी, हम ये डायग्राम से देखते हैं, तो ये ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं कि दे कैन चेंज इनटू मैनी सेल्स ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में ऐसे 200 टाइप्स के सेल्स होते हैं, डिफरेंट, जैसे देखो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ब्लड सेल, नर्व सेल, लिवर सेल्स, मसल सेल्स, कार्डियक सेल्स,
एट्सेट्रा। तो ये किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, या फिर दे कैन सिंपली गो ऑन रेप्लिकेटिंग देमसेल्व्स प्रोड्यूसिंग मोर स्टेम सेल्स। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज सेल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि उनमें डेवलप कर सकते हैं। दे कैन डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल्स, और इनका यूज़ ये है बॉडी में, मान लीजिए आप कुछ एडिशनली नहीं कर रहे, व्हाट आर दे देयर फॉर, व्हाट आर द स्टेम सेल्स देयर फॉर इन योर बॉडी? सो दे फंक्शन एज ए रीजेनरेटिव मेथड, एज ए रिपेयर सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो भी टिश्यूज़ या ऑर्गन्स कुछ डैमेज होते हैं बॉडी में, तो बॉडी स्टेम सेल्स को उनके रिपेयर के लिए इस्तेमाल करती है। अब स्टेम सेल्स के बारे में हमें दो बातें और जाननी है। सबसे पहला कि इनकी क्या दो टाइप्स होती हैं, और उसी में हम ये जानेंगे कि हाउ आर दे ऑब्टेन्ड। मान लो स्टेम सेल रिसर्च के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर बंदे को कुछ इंजरी हुई है, अब उस चीज़ को हमें करेक्ट करना है, ठीक है, तो रिसर्चर को स्टेम सेल्स की ज़रूरत है, तो कैसे ऑब्टेन होंगे उस ह्यूमन से, ठीक है, ये चीज़ हमें समझनी है। तो देखो दो टाइप के होते हैं, एम्ब्रियोनिक एंड सोमैटिक। इनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, मैं समझाती हूँ कि क्या। तो एम्ब्रियोनिक जो होते हैं इनको आप कैसे डिराइव कर सकते हैं? जो प्री इम्प्लांटेशन एम्ब्रियोज होते हैं, ठीक है, हमने पीछे एक फर्टिलाइजेशन वाला, मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ। तो एम्ब्रियो ये होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद माइटोसिस, जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक है, वो उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। दिस इज़ ए डेवलपिंग एम्ब्रियो। वापस चलते हैं। तो हमने आईवीएफ में देखा कि कैसे आपका फर्टिलाइजेशन कैन बी डन आउटसाइड ऑफ द फीमेल्स बॉडी, और उसके बाद आपका डेवलप कर रहा होता है एम्ब्रियो, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो बिफोर इट इज़ इम्प्लांटेड इनटू द मदर फॉर फर्दर ग्रोथ, उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और वहाँ से जो है आपके स्टेम सेल्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि दिस कैन नॉट बी डिराइव्ड विदाउट हार्मिंग द ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया, ठीक है, क्योंकि आप इसमें जो मदर के एग्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, उससे आप एक एम्ब्रियो बना रहे हैं, तो इसमें एथिकल इश्यूज जो हैं पिक्चर में आते हैं, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। तो आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे कि एम्ब्रियो नहीं, लाइक डेवलपिंग चाइल्ड से नहीं, एडल्ट से जो है हम जो है स्टेम सेल्स अपने ऑब्टेन कर सकें। तो दूसरे टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं आपके सोमैटिक, ठीक है। अब ये जो है फीटस से भी लिए जा सकते हैं, प्लेसेंटा से, इन्फेंट से, या एडल्ट से। तो ये कैसे आपके ऑब्टेन होते हैं, इसके इस चीज़ के 3 मेथड्स हैं। या तो बोन मैरो से लिया जा सकता है, जिसके लिए दिस वुड रिक्वायर ड्रिलिंग इनटू द बोन, ठीक है। फिर एडिपोस टिश्यू आपका फैट टिश्यू होता है जो कि आपकी ऑर्गन्स के ऊपर बैठा होता है। इसे हम लाइपोसक्शन से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका ब्लड से हम स्टेम सेल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हमने टोटलिटी में 4 तरीके देखे जिनसे कि स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आया हुआ है कि मतलब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नॉन कंट्रोवर्शियल तरीका है, या इसमें से कौन सा आप आइडेंटिफाई करिए कि कंट्रोवर्शियल है, जिसमें कि एथिकल इश्यूज रेज होते हैं। तो हाउ कैन ए स्टेम सेल बी ऑब्टेन्ड और डिराइव्ड के 4 ऑप्शंस हैं, और अब आप समझ रहे हैं उसके बारे में, समझ गए उसके बारे में, तो क्वेश्चंस आप आंसर कर सकेंगे। आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं यूज़ ऑफ स्टेम सेल्स। तो एक यूज़ तो हम पहले ही देख चुके हैं, दिस इज़ 2 and 3, ठीक है। नंबर 1 तो हम यहाँ पीछे देख चुके हैं कि दे आर यूज्ड फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज, ठीक है। एडिशनली जो स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल रिसर्च में दे कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ न्यू ड्रग्स। तो कोई नया ड्रग लेके आया जा रहा है, उसको टेस्ट करना है कि कहीं ये टॉक्सिक तो नहीं है, और भी कुछ टेस्ट करना है, ठीक है। तो रूल आउट करनी है मान लो टॉक्सिसिटी,
ठीक है, कि टॉक्सिक तो नहीं है, तो टेस्ट करने के लिए नए ड्रग्स को स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी और सबसे बड़ी जो इसकी एप्लीकेशन होगी वुड बी मेडिकल थेरेपी, जिसको हम कहेंगे रीजनरेटिव मेडिसिन। तो एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन, अगर आपके स्टेम सेल्स जो हैं ऑब्टेन कर लिए जाएं, डिराइव कर लिए जाएं, ठीक है, तो हाउ कैन दे हेल्प यू लेटर ऑन इन योर फ्यूचर। तो कभी कुछ डिज़ीज़ की वजह से, मान लीजिए गॉड फॉरबिड, बट मान लीजिए कैंसर हो जाता है किसी को, तो कैंसर आपके जो है गुड सेल्स को हार्म करता है, ठीक है, दे स्टार्ट टू डाई। तो वो सेल्स जो मतलब डैमेज हो गए हैं, इंजर हो गए हैं, दे कैन बी रीजनरेटेड थ्रू द यूज़ ऑफ स्टेम सेल्स, ठीक है। तो टिश्यू रीजनरेशन हो सकता है, सेल रीजनरेशन हो सकता है। तो मेडिकल थेरेपी वुड बी द बिगेस्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल्स। अब यहाँ पे हमने अपने मेन 3 टॉपिक्स तो ख़त्म कर लिए हैं। कुछ जैसे मिसलेनियस हो जाता है ना, तो अदर टेक्नोलॉजीज़ जो आपका रिप्रोडक्टिव मेथड से रिलेटेड एरिया में आती हैं, उनको यहाँ कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस या फिर एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट का क्या यूज़ है, इज़ द क्वेश्चन दैट इज़ आस्क्ड। तो इसमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उससे एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट किया जाता है टू नंबर 1 डिटर्मिन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ऑफ द बेबी, ठीक है। दूसरा, ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ या फिर कुछ फीटल इन्फेक्शंस को भी डायग्नोस कर सकता है, ठीक है। तो चाइल्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन और कोई एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोम्स में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, उस चीज़ को चेक करने के लिए, तो ये यूज़ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जेनिको टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो मुझे क्वेश्चन मिला उसमें इस तरीके से स्पेल किया गया था, पर आई फील कि मतलब जितना मैंने ढूंढा, रिसर्च किया, तो आई फील दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो मैंने दोनों ही लिख दिया। तो ये होता क्या है, तो दिस इज़ बेसिकली जब आप जेनेटिक डिजीज़ के बारे में प्री इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है, कि यू मे बी ससेप्टेबल टू पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज़, ठीक है। तो प्री इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जेनेटिक डिजीज़, इसको बोलते हैं जीनको टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब इसको समझेंगे हम एक एग्जाम्पल से, ठीक है। तो डेटाबेस तो सबको पता होगा, डीबी एक चीज़ होती है, कंप्यूटर्स के बारे में सबको ही आजकल तो आइडिया है ना। तो आपने मान लो जेनेटिक डेटा एक डेटाबेस में डाल लिया और आप उस डेटाबेस में उसको कर रहे हो मैनिपुलेट, ठीक है। तो दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि इसमें आपका कंप्यूटर टेक या आईटी और आपका बायोलॉजी जो है, या फिर इवन स्टैटिस्टिक्स भी, ये जो है कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वुड बी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो समझते हैं क्या डेफिनेशन कह रही है। द एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ कंप्यूटेशन एंड एनालिसिस, ठीक है, टू द कैप्चर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। तो आईटी भी यूज़ कर रहे हो, स्टैटिस्टिक्स भी यूज़ कर रहे हो बायोलॉजिकल डेटा के ऊपर, ठीक है, दैट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एक चीज़ होती है ट्रांसक्रिप्टोम, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टाइप ऑफ जेनेटिक डेटा है, देख लेते हैं कि क्या। तो एक ऑर्गेनिज्म के जितने एमआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो सब, उन सब का डेटा ले लिया जाए, वो सब कंप्लीट फुल रेंज को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्टोम, ठीक है, एमआरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, तो इसके ज़्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग में मत जाओ, बस याद कर लो ट्रांसक्रिप्टोम, ऑल दी एमआरएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम बायोचिप। तो इसमें क्वेश्चन ये आया था कि बायोचिप में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सिंपल आंसर, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एक बायोचिप में। अब ये बायोचिप चीज़ होती क्या है, तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल डिवाइस, स्मॉल स्केल डिवाइस, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। या तो आप ऐसे कह सकते हो कि एनालाइज या फिर टेस्ट करने के लिए,
तो इट इज़ यूज टू परफॉर्म टेस्ट ऑन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायोचिप। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम इसके, ये टेक्नोलॉजी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है बस इतना ही हम कवर करेंगे। तो दिस इज़ यूज टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। जब हमारी बॉडी नेचुरली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। मोनोक्लोनल का मतलब हो गया कि आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करवाया जा रहा है, ठीक है। उसके लिए इस्तेमाल होता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने सभी रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स देख ली। अब इसके बाद जो चैप्टर आएगा दैट वुड बी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। थैंक यू so much for watching. You have to like the video if you did understand it, and please do subscribe to the channel.